हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फ्रैक्शन पे आपका सबका स्वागत है। मैं रिचिया शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग का फेज़ फर्स्ट का। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था आपसे कि मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग की सिलेबस स्ट्रेटजी जो मैंने आपसे उससे डिस्कस की थी, उसका फर्स्ट वीडियो मैं अब लेके आई हूँ फेज़ फर्स्ट का। ये फर्स्ट क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो जैसे कि आपको अगर समझ में आए और आपको सही लगे तो आप लाइक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चंस जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके दो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। दो तरह की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चंस है, बट ये दो टाइप के क्वेश्चंस कैरी करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है। वो बोल रहा है कि यूज़ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। तो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के नाम से याद आ रहा होगा कि बीएससी फर्स्ट ईयर में ऑप्टिमाइजेशन की बुक्स में हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स मेथड। तो उससे थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि सिंप्लेक्स मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। आई नो आप लोग थोड़ा उस टाइम पे फर्स्ट ईयर से अब तक थोड़ा भूल गए होंगे, तो कोई नहीं, ये थोड़ा अलग है, डिफरेंट है और ये तरीका अपन को करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि यूज रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है हमें रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करते हुए उसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम दी हुई है? मैक्सिमम जेड दिया हुआ है अपन को 5x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू कंडीशंस दी हुई है, एंड कंडीशन अपन को दी हुई है x1 ग्रेटर देन 2, x2 ग्रेटर देन 0। ये स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चंस में बता देती हूँ कि फेज़ वन और फेज़ टू की हम लोग कैसे पहचान करेंगे कि ये फेज़ वन का क्वेश्चन है और ये फेज़ टू का क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ये बात ध्यान से सुनिएगा, फेज़ वन और फेज़ टू में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सब्जेक्ट टू कंडीशन में दोनों मार्क्स सेम, ये चिन्ह आपको सेम मिलते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट टू कंडीशन 3 दी हुई हो, 4 दी हुई हो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जितनी भी कंडीशंस दी हुई है आपको इक्वेशन में, वो सारी कंडीशन में अगर मार्क्स सेम है तो आप समझ जाइएगा कि वो फेज फर्स्ट का है। ठीक है, और अगर एक मार्क भी, जैसे आपको 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15 दे रखा है, सेकेंड आपको दे दे 3x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो आप क्या करेंगे? ये फेज सेकंड का क्वेश्चन होगा, फेज सेकंड के तरीके से सॉल्व करेंगे, ना कि फेज फर्स्ट के तरीके से। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोनों कंडीशन सेम है, इसका मतलब क्या है? ये फेज वन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें एंड कंडीशन पे देखना है। जब आपकी एंड कंडीशन हो वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सारी कंडीशन अगर 0 है तभी आप आगे की प्रोसेसिंग करेंगे, अदरवाइज आप उसको पहले 0 बनाएंगे उन कंडीशंस को। तो कैसे बनाएंगे? अब आपको जैसे x1 तो नहीं दिया हुआ है, x2 तो दी हुई है, पर x1 नहीं दी हुई है, तो हमें इसे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे चलो आगे देखते हैं। पहले हम लोग स्टेप फर्स्ट लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे सिंस द गिवन एलपीपी इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है एलपीपी फॉर फेज फर्स्ट की है। सो रिटर्न ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज कंडीशन इन द इक्वेशन, यानी कि जैसे हमें जो कंडीशन दी है हमें इक्वेशन बनानी है इनकी। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले हमें इसको सही करना पड़ेगा। सही कैसे करेंगे? मान लेंगे कि इसको इधर ले आएंगे, x1 माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब x1 माइनस टू को मैंने क्या मान लिया? y1 मान लिया। तो x1 का मान मेरे पास क्या आ गया? y1 प्लस टू आ गया क्या? ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम x1 को चेंज करें तो ऑब्वियसली बात है हमें x2 को भी चेंज करना होगा। तो x2 को भी चेंज कर लेंगे, मतलब कि हमारी जो कंडीशन थी वो x1 में थी, अब हम चेंज करके किस में बना लेंगे? y1 में। तो हमें पूरा क्वेश्चंस में y1 पूरा बनाना पड़ेगा। तो पहले हमें z के फंक्शंस में x1 की जगह क्या पुट करेंगे? y1 प्लस टू, और x2 की जगह क्या पुट करेंगे? y2 पुट करेंगे। अपने पास ये कंडीशन बन गई 5y1 z इक्वल्स टू 5y1 प्लस 3y2 प्लस 10। ठीक है, फिर मैं 10 को इधर ले आई, 10 माइनस 10 हो गया, सॉरी z माइनस 10 हो गया। और z माइनस 10 को मैंने क्या मान लिया? z डैश मान लिया। तो मेरी ये मैक्सिमम z की कंडीशंस बन गई क्या y में? ऊपर आप देख रहे थे x में है और यहाँ पे किस में बन गई? ये y में बन गई। ये हमने बनाई है।
ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, डायरेक्ट मान नहीं रख सकते, आपको देख रहे होंगे कि कैसे प्रोसेसिंग हुई है इसकी। ठीक है, सेम हमें सब्जेक्ट टू कंडीशंस को भी चेंज करना होगा। x1 को y1 में चेंज करने के लिए पुट करनी पड़ेगी वैल्यूज़, x1 की और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे अपन। पुट करने के बाद में क्या होगा, जैसे इनको पुट करेंगे तो 3y1 और 5y2, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6 है, तो वो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 15 माइनस 6 यानी कितने हो गए 9। और सेम नीचे वाले में जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हो गई हमारी कंडीशन। अब आप देख रहे होंगे कि एंड कंडीशन क्या आ गई, y1 ग्रेटर देन 0, y2 ग्रेटर देन 0। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट बन गया। अब हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करें कैसे करेंगे, हम अब इसको इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। इक्वेशन क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशंस क्या थी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये मैक्सिमम z इक्वल टू था 5y1 और 3y2। तो इसकी जो ये वैल्यूज़ है हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगी, तो ये हमारी क्या हो गई, माइनस में वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, नीचे वाली सब्जेक्ट टू कंडीशन में मैंने 0z' और 0z' ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, लेस देन की कंडीशन है तो ऐड करना होता है, और ग्रेटर देन की कंडीशन होती है तो सब्सट्रैक्ट करना होता है। ओके, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको ये क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऊपर वाली में मैंने y3 ऐड कर दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशन में ऐड करते हैं, ना कि ऊपर मैक्सिमम जेड वाली कंडीशन में ऐड करते हैं। मैक्सिमम जेड का मतलब हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स में कुछ ऐड वैड नहीं किया जाता है। ठीक है, जो हमारी कंडीशंस हैं हम उसमें ही ऐड करेंगे, उसमें ही सब्सट्रैक्ट करेंगे और उससे वैल्यू निकालेंगे और अगले को प्रॉफिट बता देंगे। ठीक है, कि ऐड किया मैंने, सब्सट्रैक्ट किया, और हमारा आपका प्रॉफिट जो आ रहा है ये आ रहा है। प्रॉफिट में कोई भी वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन आपने इतनी तो पढ़ी है ये, तो आपको इतना तो समझ में आता ही होगा। ठीक है, y3 और y4 मैंने एक में y3 ऐड कर लिया तो ये 0y3 नेक्स्ट में ऐड हो गया, और नेक्स्ट वाली में y4 ऐड कर लिया, और ये इक्वेशन में बन गई। यहाँ पे z के बराबर कुछ नहीं था तो इसलिए इसके इक्वल टू क्या आ गया, 0। नेक्स्ट वाली में क्या था 9, और इसमें क्या था y4। तो y1 y2 y3 y4 चारों क्या हो गए, ग्रेटर देन 0, यानी कि सारे वेरिएबल्स क्या हो गए, ग्रेटर देन 0। एंड y3 y4 आर स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल किसे कहते हैं गाइज, स्लैक वेरिएबल वो होते हैं जो हम ऐड करते हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट टू कंडीशन में अगर हम अपनी इच्छा से वेरिएबल्स को ऐड करते हैं उनको कहते हैं सिलेक्ट वेरिएबल, और अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उन्हें कहते हैं सर्पल वेरिएबल। और यदि हम लोग हमारे अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए, ये कि हम हमारी अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई वेरिएबल ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। ओके, तो ये तीनों वेरिएबल्स हम लोग चीज़ों के अकॉर्डिंग करते हैं। तो अभी हमने ऐड किया है क्योंकि हमारी लेस देन की कंडीशन थी। लेस देन की कंडीशन पे क्या होता है, ऐड करना होता है, तो ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया x3 एंड x4 क्या है, हमारे सिलेक्ट वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद में क्या बनाएंगे, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ फेज फर्स्ट, यानी कि इसकी हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म आपको पता होती है कि AX इक्वल टू क्या होता है, B होता है, जहाँ पे A क्या होती है, हमारी मैट्रिक्स होती है। तो A ये हमारी मैट्रिक्स आ गई। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ये क्या है 1 0 0, फिर -3 5 3 3 3 आ गई है। ठीक है, और फिर -3 5 2 आ गई है। तो ये हमने तीनों इक्वेशन से मैट्रिक्स रख दी है। पहले जेड की रख दी थी, फिर इसकी रख y1 की रख दी है, फिर y2 की रख दी है, यहाँ पे y3 की और y4 की, और हमें A0 A1 A2 A3 A4 से हमने शो किया है। ठीक है, और इधर हमने वेरिएबल्स दिखा दिए कि हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, Z1 Y1 Y2 Y3 से Y4 तक है, और ये B का मान हमारे पास क्या है 0 9 4। अब आएंगे हम लोग टेबल बनाने पे। तो टेबल बनानी है हमें ये। ठीक है, टेबल में हमें सबसे पहले बेसिक वेरिएबल लिखने हैं, फिर फर्स्ट RSM टेबल लिखनी है, फिर एक्स भी लिखना है और एक्स के लिखना है। ठीक है, ये होती है हमारी इनिशियल टेबल। फिर देन थोड़ा स्पेस, इस एडिशनल टेबल को आप इसके साथ ऐड नहीं कर सकते हैं गाइस, इसको थोड़ा स्पेस देके अलग से बनानी होती है। ठीक है, यानी कि ये एडिशनल टेबल का मतलब ये हो गया कि हमारे जो टेबल में वेरिएबल्स हैं उनके अलावा जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स बच जाते हैं उनको साइड में शो किया जाता है। तो ये एडिशनल टेबल्स होती हैं। ठीक है, तो एडिशनल टेबल को हम लोग थोड़ा सा स्पेस देके साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं आप गलती से इसके साथ अटैच ना कर दें, इसलिए
थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो अब ये हमें बनानी है इनिशियल टेबल। इनिशियल टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग? बेसिक वेरिएबल कौन कौन से लेंगे? बेसिक वेरिएबल्स वो लेनी है हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है आपको पता है? डायगोनल में 1 होना चाहिए और बाकी क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। वो क्या होती है? आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन कौन बना रहा है? जेड का टर्म्स बना रहे हैं, y3 का टर्म्स बना रहा है और y4 का टर्म्स बना रहा है। तो हमने z3, y3 और y4 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग a1 a2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वेरिएबल्स वो हैं जो ही लिखेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स जो अपनी बना रही, कौन सी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है एक्स बी। बी का मान क्या है हमारे पास? 094 है, ठीक है। एक्स के का एक स्टार्टिंग में आप कॉलम खाली छोड़ेंगे, आप लोगों को देखना नहीं है कि उसमें क्या लिखना है, आपको खाली छोड़ना है स्टार्टिंग में। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्स की, ठीक है। और ये एडिशनल टेबल यानी कि जो हमने यहाँ पे लिख लिया, मतलब कि ये यूज आ गया, ये यूज आ गया, ये यूज आ गया, ये तीनों यूज आने के बच गए कौन से? ये 2 बच गए ना। तो हम लोग सीरीज वाइज लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप A2 को पहले लिख दें और A1 को बाद में लिखें, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो A1 A2 सीरीज वाइज लिखना है, ओके। ये हमारी हो गई एडिशनल टेबल, ठीक है। बहुत काम आने वाले हैं और बहुत इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब ये टेबल बनाने में तो कोई, मेरे को लगता नहीं है कि कोई बड़ा काम है आपको। अगर मोस्टली अगर 0 से दिया हुआ है जो कंडीशन, एंड कंडीशन आपकी जैसे x1 x2 का मान ग्रेटर देन 0 दिया हुआ होता तो आपको डायरेक्ट इतना ही काम करना पड़ता। बट उसमें -2, उसमें 2 दिया हुआ था तो हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ गया, ठीक है। तो उसमें 2 प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं। अब हमें थोड़ा सा रिमेंबर होना चाहिए कि हम जब सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करते थे तो उसमें क्या करते थे? ये करते थे कि एक इनकमिंग वेक्टर होता था और एक आउटगोइंग वेक्टर होता था। क्लियर है? इसका मतलब कि एक वेक्टर जाएगा और एक वेक्टर आएगा, तभी वो उसकी वैल्यूज फाइंड आउट होगी हमें। तो इनकमिंग वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे भी हमें इनकमिंग और आउटगोइंग देखनी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी है। पहले निकालनी है इनकमिंग, सेकंड निकालना है हमारा एक्स के, ठीक है, और थर्ड निकालना है आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। तो पहले इनकमिंग निकालना होगा। इनकमिंग वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? इनकमिंग वेक्टर निकालेंगे डेल जे से, हम लोग शो करते हैं, ठीक है। और वही निकालते हैं कि आपकी RSM टेबल है उसकी फर्स्ट रो, स्टार्टिंग वाली फर्स्ट रो में जरूरी नहीं, ये तो 100 है, उसके बाद में आगे सॉल्व करोगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएंगी। तो आपको फर्स्ट रो लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना आपकी एडिशनल टेबल से, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट रो को, रो ऑफ एडिशनल टेबल, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है एडिशनल टेबल से, ठीक है। तो देखिए मैंने 100 को मल्टीप्लाई कर दिया एडिशनल टेबल से, तो मेरे पास क्या आ गया? -5 -3। अब इसमें आपको माइनस का नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव पर देखना है। तो अब जैसे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि मोस्ट नेगेटिव देखेंगे तो -5 और -3 में से -3 होना चाहिए, बट आपको नंबर में बड़ा देखना है। तो नंबर में बड़ा कौन सा है? 5 है, तो -5 हो गया है आपका ये डेल जे का मान। अब डेल जे का मान -5 किसके अकॉर्डिंग आया था? कॉरेस्पॉन्डिंग टू A1 के अकॉर्डिंग आया था। तो आपका इनकमिंग वेक्टर क्या हो गया? y1। A1 को हमने y1 को A1 शो किया था ना, इसका मतलब इनकमिंग वेक्टर क्या होगा? आपका y1 होगा। क्लियर है? अब आपका y1 हमने इनकमिंग वेक्टर निकाल लिया। अब सेकंड चीज़ हमें क्या निकालनी थी? एक्स के। तो चलिए अब एस के निकालते हैं। एक्स के क्या निकालना है हमें? नाउ कैलकुलेट एक्स के। एक्स के कैसे फाइंड करेंगे कि आपकी जो RSM टेबल है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनकमिंग वेक्टर वाली लाइन से। मतलब कि RSM टेबल आपकी ये हो गई इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर वाली लाइन कौन सी है? ये वाली, माइनस का 5 3 और 3, ये इनकमिंग वाली वेक्टर वाली हो गई, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने इसको RSM टेबल को और -5 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी एक्स के की वैल्यू आ गई। आप देख रहे होंगे एक्स के की वैल्यू ये सेम है, ठीक है। अब आपका एक्स के फाइंड आउट हो गया। अब आपको निकालना क्या है? अब हम निकालेंगे आउट गोइंग वैक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग आउट गोइंग वैक्टर निकालने जा रहे हैं। तो आउट गोइंग वैक्टर कैसे निकालेंगे? एक्स बी अपॉन एक्स के, और एक्स के का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। अब आप सबको पता है कि नीचे वाली जो वैल्यूज होती है वो कंडीशन में हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, नहीं तो इनफाइनाइट वैल्यू बना लेती है जो अनडिफाइंड होती है, अनडिफाइंड होती है। तो
इसलिए इसका क्या है एक्स बी और एक्स के। एंड सेकंड चीज़ हम लोग ये नोट करने वाली बात ये है यहाँ पे कि जो हम लोग एक्स बी की वैल्यू लेंगे, ठीक है, एक्स के की सॉरी एक्स बी में तो माइनस वैल्यू नहीं आती, एक्स के की जो वैल्यू लेंगे हम लोग वो ना तो जीरो होनी चाहिए, अपन ने कंडीशन में यहाँ पे लिखा है कि क्या होना चाहिए, एक्स के इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो ना तो वो जीरो होनी चाहिए और ना ही माइनस की होनी चाहिए। जीरो अगर माइनस है तो हम लोग वो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आउट गोइंग वैक्टर निकालना है हमें। तो अब आउट गोइंग में आप देखेंगे कि ये वाली क्या है, माइनस है, तो जीरो और माइनस के लिए तो मैंने मना किया है, तो जीरो और माइनस तो आपको लेनी नहीं है। तो अब बच गई कौन सी, डबल थ्री वाली। तो अब आप क्या लिखेंगे, 9/3 और 4/3। तो ये आपकी आ गई 9/3 और 4/3। अब 9/3 कितना होता है, 3 होता है, और 4/3 कितना है, 1.33 होता है, ठीक है। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1.33 है, तो जो छोटी वैल्यू है वो लेनी है हमें। तो छोटी वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग थी, y4 के कॉरस्पॉन्डिंग थी। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं y4 के कॉरस्पॉन्डिंग थी 4/3, ठीक है। तो 4/3 थी आपकी, तो ये हो गई आपकी आउट गोइंग वैक्टर। एंड की एलिमेंट कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, की एलिमेंट्स ऐसे देखेंगे कि आपका आउट गोइंग वैक्टर कौन सा कर रहा है, y4 कर रहा है, मतलब कि ये वाला कर रहा है, ये वाली लाइन आपकी जा रही है, किस में से जा रही है, एक्स के में से जा रही है, एक्स के में से जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों कौन से पे क्रॉस करेंगे आपस में, 3 पे क्रॉस कर रहे हैं, 3 पे क्रॉस कर रहे हैं, तो जिस नंबर पे वो क्रॉस कर रहे हैं तो वो आपका क्या होता है, की एलिमेंट होता है। तो ये आपका 3 क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड, अब बनाएंगे हम लोग सेकंड टेबल, ठीक है। सेकंड टेबल बनाएंगे, और ये टेबल आपको तब तक बनाती जानी है जब तक कि डेल जे यानी कि इनकमिंग वेक्टर आपने निकाला था डेल जे, वो क्या नहीं आ जाए, पॉजिटिव नहीं आ जाए। अगर उसमें एक भी नंबर नेगेटिव आता है तो आपकी टेबल बनती जाएगी बनती जाएगी, कोई भी वो नहीं, स्टॉपेज नहीं है कि अब नहीं बनेगी, स्टॉप लगाना है तो डेल जे का मान पॉजिटिव आना होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि किसी में 3, किसी में नहीं, मोस्टली ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आपकी 8 टेबल बन गई, 7 टेबल बन गई, ऐसा कुछ नहीं बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 टेबल, वो भी कोई इंपॉर्टेंट यानी कि कोई क्वेश्चंस में हो जाती है तो बन जाती है, नहीं 4 टेबल से ज़्यादा किसी क्वेश्चंस में नहीं बनती है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड टेबल सॉल्व करेंगे। तो सेकंड टेबल हम लोग बनाएंगे, सेकंड टेबल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले वही बेसिक वेरिएबल सेकंड आरएसएम टेबल बनाएंगे। फर्स्ट हम लोग पहले बना चुके हैं, फिर एक्स बी और एक्स के का मान, अब यहाँ पे पहले हमने एक ही बॉक्स बनाया था, आपने देखा होगा मैंने पहले एक ही बॉक्स बनाया इसमें, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाए, 2 बॉक्सेस इसलिए बनाए हैं क्योंकि पहले वाले का तो हमें सॉल्यूशन करना होगा और नेक्स्ट एक्स के हमने फाइंड करना होगा, तो इसलिए 2 बॉक्सेस बनाने हैं आपको, ठीक है। फिर अब आपको देखना होगा कि y4 तो हमने आउट गोइंग कर दिया था, तो y इनकमिंग क्या था, y1 था, ठीक है। तो z डैश y3 और y1 हमारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस टेबल को बनाने के लिए हमें इस टेबल की मदद चाहिए होगी। इस मदद कैसे चाहिए होगी, गौर से देखिए कि अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स के की वैल्यू को हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 100 बनानी है, ठीक है। 100 बनेगी, कैसे बनेगी, पहले हमें की एलिमेंट्स, जो एलिमेंट हमारा निकल गया है सबसे पहले, यानी कि जो आउट गोइंग वेक्टर हुआ है उस लाइन को हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे कि जैसे ये वाला अपनी लाइन निकल गई थी, तो इसमें आपका जो की एलिमेंट था 3, तो इस लाइन में इसका पूरे में भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। तो डिवाइड करेंगे 3 से तो आपका क्या आएगा, ये 0 1/3 4/3 1, क्या यही आ रहा है, 0 0 1/3 4/3 और 1, यही आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये जो 3 है इसके ऊपर वाली 2 टेबल्स को क्या करना है, 0 बनाना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 और ऊपर वाली क्या है, 0 अगर इसके नीचे होती तो उसको भी 0 ही बनाना होता, 1 के बाद में ऊपर या नीचे जो भी होगी वो 0 ही बनेगी, ठीक है। अगर ये 1 यहाँ पे होता तो ऊपर वाला भी 0 होता, नीचे वाला भी 0 होता। अगर ये 1 यहाँ है तो इसके नीचे वाला भी, अगर नीचे कोई टर्म्स होती तो वो भी 0 होती। अब अगर ये 1 फर्स्ट पे होता तो इसके नीचे दोनों 0 बनते, समझ गए होंगे आप, ठीक है।
अब इसको जीरो कैसे बनाएंगे आप लोग? इसको जीरो ऐसे बनाएंगे कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगी इसमें से, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पूरी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना और फिर इसको सब्सट्रैक्ट कर देना। तो 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी ये वाली टेबल आ जाएगी। आपको एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे आपका क्या टर्म्स बन रही है, आपको ये वाली टर्म्स लेनी है, तो 0 0 1/3 4/3 और 1, ठीक है, ये थी। अब मैं ऊपर वाली लाइन बनानी है, तो क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 1 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। और अब हमें इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, किस में से, y3 की लाइन में से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो मतलब कि 0 1 0 9 और 3, इसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट करना है तो 0 हो, तो मैं 9 में से 5 घटा दूंगी ताकि मेरा b का मान क्या हो, पॉजिटिव हो। नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दूंगी, तो 0 1 माइनस का 1 और 5 और 0। तो आप ऊपर देख सकते हैं 0 1 -1 5 और 0, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग ये कर लेंगे। इसमें -5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगी तो 0 बनेगा, तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये हमारी सेकंड टेबल बन गई। अब एक चीज़ और, एडिशनल टेबल में से जब मैंने A1 इनकमिंग हो गया था तो आउटगोइंग क्या हुआ था, A4। तो A4 यहाँ पे आ गया आपका, तो A4 के नंबर्स मैंने लिख दिए, ठीक है। A2 एज इट इज़ था ही हमारा। अब डेल जे वापस निकालेंगे, 1 0 5/3, ठीक है। डेल जे मैंने निकाला, क्या था, इनकमिंग वेक्टर को क्या, फर्स्ट रो ये रही हमारी, इनटू एडिशनल टेबल, एडिशनल टेबल हमारी ये रही। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया, ये मान आ गया। मतलब कि डेल जे क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। हैंस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज, ये हो गए हमारे Z का मान, Y1 का मान, Y2 का मान। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो Y3 भी आ रहा है, तो मैंने Y3 क्यों नहीं लिया। Y3 इसने लिया क्योंकि जो हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ था गाइस, एक बार क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा एक क्वेश्चंस दिया हुआ था, उसमें कितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं, x1 और x2, यानी कि 2 वेरिएबल्स। तो हमें सिर्फ उन्हीं नंबर्स को फाइंड आउट, यानी कि उन्हीं को देखना है। और वेरिएबल्स हमने खुद ऐड किए थे तो वो ऑब्वियसली 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएंगे, तो उनका कोई मतलब नहीं है। बस हमें फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा टेबल में, ऐसा नहीं है कि आप फाइंड आउट ही नहीं करें, फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा। बट आगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन में आप उन्हीं वेरिएबल्स को लिखेंगे जो हमें पूछा है, ठीक है। तो हमें x1 और x2 की वैल्यू पूछी थी, तो हमें y1 और y2 की वैल्यू देखनी है। तो Z' हमारे पास क्या आया, 20/3 आया, ठीक है। और y1 हमारा क्या आया, 4/3, और y2 नहीं आया हमारे पास, यानी कि 0 हो गया, ठीक है। तो Z' यानी कि Z बराबर Z-10 हमने माना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने Z' बराबर Z-10 माना था। तो मैंने यहाँ पे Z बराबर Z-10 रख दिया है, तो Z की वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ से मैंने y1 बराबर x1-2 माना था, तो y1 की वैल्यू निकाल ली और x1 की वैल्यू निकाल दी, फिर x2 की वैल्यू निकाल दी। और अब अगर आपको सेटिस्फाई नहीं है कि Z का मान सही है, तो आप Z की जगह क्या करेंगे, आपको Z का मान सही है या नहीं है ये देखने के लिए आप x1 और x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। x1 और x2 की वैल्यू पुट करते ही आपका Z का मान आ जाएगा। वो जो Z का मान आता है वो ही मान आपका ये मान होगा। दोनों मान सेम होंगे, तो दोनों मान अगर सेम है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ये था इसी में। आई होप आपको समझ आ गया हो गाइज। एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ अच्छे से। मैंने पूरी चीज़ें क्लियरली लिखी है इसमें। एक बार इस क्वेश्चंस को आपके सामने रख कर कोई नया क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ इस बार इस में, तो वो क्वेश्चंस आप ट्राई करें। ओके गाइस, ये अब जो मैं क्वेश्चंस आपको देने वाली हूँ वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप
तो अगर नहीं होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ये थम्स अप का निशान अब छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी प्रकार बने रहिए। अब नेक्स्ट वीडियो फेज़ 2 पे आने वाली है, और अगर आप चाहते हैं कि फेज़ 1 की 1-2 क्वेश्चंस की वीडियो और बने तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। ध्यान रखिए अपना, सेफ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।